हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम माह मार्च कक्षा 7वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। यदि आप और सभी विषयों की वर्कशीट का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ। प्रश्न क्रमांक 1, वो जो साइकिल चलाना सीख रहा था तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसे घुटने में चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना रुक गया और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित। बूझो के कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का जम गया। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न दूसरा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या प्लाज्मा या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, विद्युत सेल विद्युत बल्ब स्विच ऑन स्थिति में स्विच ऑफ स्थिति में बैटरी संयोजन तान। तो आपको इन ये चित्र आपको दिए गए हैं, आपको अपनी वर्कशीट में देख लेना है। उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीकों की सहायता से बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। साथ ही आरेख में यह प्रदर्शित कीजिए कि किस परिस्थिति में विद्युत बल्ब दीप्त होगा यानी कि जलेगा। तो आपको क्या करना है, खुला विद्युत परिपथ और बंद विद्युत परिपथ का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बंद विद्युत आरेख। तो बंद विद्युत परिपथ आरेख आपको इस प्रकार से बना लेना। इसमें आपको क्या हो जाएगी, स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब स्विच ऑन होगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो इस प्रकार से आपको बंद विद्युत परिपथ आरेख बना लेना है आपको अपनी वर्कशीट में। इसके बाद देखते हैं हम खुला विद्युत परिपथ आरेख। तो खुला विद्युत परिपथ आरेख में क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। जब स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में बना लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। और उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के स्वरूप में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न का नंबर का प्रश्न, चाल, दूरी तथा समय के बीच संबंध लिखिए। तो संबंध क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके बाद देखते हैं हम खा नंबर का प्रश्न, यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इन प्रश्नों के उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा प्रश्न, कांच के 3 गिलास लीजिए। तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 3 गिलास बने हुए हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, ठंडे पानी में देर से पिघलेगी। ठंडा पानी के गिलास चारों ओर। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 के तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न, जब हम
अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो ये धूल युक्त कण नाक के रोम में फंस जाते हैं। कभी कभी ये कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छींक आती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 के पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए। वह फिरकी को तेजी से घुमाइए। आपको रंग कैसे दिखाई देते हैं, अपना अनुभव लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। फिरकी को तेजी से घुमाने पर तो वर्ण यानी कि रंग आपस में मिल जाती है तथा फिरकी सफेद सी प्रतीत होती है। इस गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न के उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 का पहला प्रश्न। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। जब आमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होने पर अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन कष्टदायक होता है। अपचान में से मुक्ति पाने के लिए MgOH जैसे प्रति अम्ल लेते हैं। यह अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीनीकरण कर देता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर ऊष्मा को ठंडे परिवर्तन की ओर विकसित होने से रोकती है। हमें उष्णता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 का पहला प्रश्न। दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु यानी कि स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। ए नंबर का प्रश्न है आकार के आधार पर, दूसरा बी नंबर का दर्पण से दूरी के आधार पर और तीसरा दाएं बाएं हाथ की स्थिति के आधार पर। तो ए नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आकार के आधार पर समान आकार का होता है, सीधा होता है। इसके बाद बी नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दर्पण से दूरी के आधार पर प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण बिंब की दूरी। इसके बाद सी नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो सी नंबर का प्रश्न है अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो दर्पण में बायां, और यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में सीधा हाथ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 के पहले प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा प्रश्न। एक कागज पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर तक सभी वर्णों को लिखिए। वह दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में क्या परिवर्तन हुआ लिखिए। तो इसमें देखते हैं हम। तो इस प्रकार से आपको ए से जेड तक अपने एक पेज में बड़े अक्षर लिख लेना है और उनको दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में क्या परिवर्तन हुआ इस प्रकार से लिखना है। जैसे ए क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, बी इस प्रकार से दिखाई देगा और सी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम खंड व प्रोजेक्ट का प्रश्न क्रमांक 7। अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। पहला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हम इसका चित्र देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में बना लेना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बादल, यहाँ वर्षा, यहाँ भूमि को जल का रिसाव, यहाँ अंत इस बंधन, यहाँ भौमजल, यहाँ पर वाष्प, यहाँ संघनन। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में बना लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 का तीसरा प्रश्न। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भौमजल
स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नदी भौमजल स्तर नीचे गिर जाएगा जब क्षुब्मंडल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा, फिर इनसे जल नहीं निकाल जा सकेगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न, भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वर्षा जल अन्य स्रोतों से जैसे नदियों और तालाबों में रिक्त स्थानों और दरारों में भर देता है, अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।